नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं कवि कुंवर नारायण की लिखी हुई कविता बात सीधी थी पर। इससे संबंधित भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और प्रश्नोत्तर। पिछले वीडियो में हमने बात सीधी थी पर कविता के अर्थ को जाना था, कवि के परिचय को जाना था और अब हम इसका काव्य सौंदर्य और प्रश्नोत्तर करेंगे। काव्य सौंदर्य में भाव और शिल्प दोनों आते हैं। भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य करें उससे पहले हम थोड़ी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। यानी उस कविता के अंदर जो हमने पढ़ी थी, कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर, ये दूसरी कविता है उनकी। तो इसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा, क्या जाना, कवि क्या कहना चाहते हैं इसके अंदर। सबसे पहले इसके अंदर हमने जाना कि कथ्य के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। कथ्य का मतलब बात होता है, बात का जो द्वंद्व है भाषा के साथ, उसको बताते हुए भाषा को सहज बताने की बात यहाँ पर कही गई है। दूसरा इन्होंने कहा है कि हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। तो इन्होंने यही बात बताने की प्रयास की है कि हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं। उन शब्दों का अगर हम प्रयोग करें तो हमारी बात विशेष तौर से समझ में आ जाती है सामने वाले के। वैसे ही जैसे कोई पेंच के लिए खांचा निश्चित होता है और वह उसी खांचे में जा सकता है, दूसरे में नहीं। अगली बात इन्होंने की है कि अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। कोई भी अच्छी बात या अच्छी कविता बनती है तो उसका मतलब है वहाँ सही शब्दों का प्रयोग हुआ है और सही बात के लिए सही शब्दों का प्रयोग जोड़ कर किया गया है, तभी जाकर वह बात आगे सही बनी है। इसके अलावा इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया कि कभी कभी भाषा के मोह में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। हम भाषा का मोह ज़्यादा रख लेते हैं और कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं उस भाषा के मोह में, तो सीधी सीधी बात जो होती है वो भी बहुत टेढ़ी और पेचीदा हो जाती है। मनुष्य अपनी भाषा को टेढ़ी तब बना देता है जब वो आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है, यानी बहुत भारी शब्दों का, बहुत पांडित्यपूर्ण शब्दों का, बहुत क्लिष्ट या कठिन शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है और वह सोचता है कि मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करके चमत्कार उत्पन्न कर दूंगा कोई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो कथ्य को प्रस्तुत करने का, यानी बात को प्रस्तुत करने का प्रयास तो करता है, लेकिन वह बात सामने वाले के समझ में नहीं आती है। कहने का मतलब है शब्दों के चक्कर में पड़कर बात जो भी होती है वो अपना अर्थ खो जाती है। कोई भी बात होती है वो शब्दों के चक्कर में जब पड़ जाएगी तो अर्थ खो देगी। साधारण शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है तो अर्थ खो रही है वो। अगली बात जो हमने समझी कविता के अंतर्गत वो थी कि अपनी बात सहज और व्यवहारिक भाषा में हमें कहनी चाहिए ताकि आम लोग कथ्य को भली भांति समझ सकें, यानी बात को भली भांति समझ सकें, कोई लोग कथ्य को भली भांति समझ सकें। इसके लिए हमें सहज और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों, अब हम भाव और शिल्प की बात करते हैं, जिसको एक साथ काव्य सौंदर्य भी बोलते हैं। काव्य सौंदर्य में दोनों बातें आती है, भाव भी आता है और शिल्प भी आता है। तो हम कुछ कविता के बंद लेकर के, कई बंदों में इसको लेकर के, अलग अलग लेकर के, क्योंकि एक साथ पूरी कविता का भाव और शिल्प करना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए कई अलग अलग बंदों में लेकर के इसको किया गया है। क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो वो अलग अलग बंदों में आते हैं, पूरी कविता का नहीं आता है। भाव और शिल्प सौंदर्य की हम बात करें तो यहाँ पर मैंने एक बंद लिया है, उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सबसे पहले करते हैं भाव की बात, यानी कवि क्या कहना चाहता है, इसमें भाव क्या है। ठीक है, कवि का भाव क्या है कविता को कहने का। तो यहाँ पर जो बात बताई गई मुख्य तौर से जब हमने अर्थ समझा था तभी हमें ये बात समझ में आ गई थी कि यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं। तो कविता में भाषा की सहजता की बात कवि ने कही है और ये बताया है कि अक्सर चमत्कार या बाहरी जो शाबाशी होती है कि मुझे श्रोता या दर्शक शाबाशी देंगे, उस शाबाशी के चक्कर में भाषा कठिन हो जाती है। तो ये था इसका भाव सौंदर्य, यानी भावों में क्या सुंदरता है उसको भाव सौंदर्य बोलते हैं। और शिल्प की बात करें, यानी इसके बनावट की बात करें,
या इसके कला पक्ष की बात करें, देखो शिल्प को कला पक्ष भी बोलते हैं, तो आप कहीं इसमें भ्रमित न हो कि शब्द प्रश्न में कैसा ही आ जाए कि भाव और कला पक्ष लिखिए तो हम सोचते हैं कला पक्ष क्या है। तो कला पक्ष शिल्प है, एक तरह से शिल्प यानी बनावट है उसकी। तो उसमें क्या क्या चीज़ें देनी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम पहले काव्य सौंदर्य कर चुके हैं, तो उसमें बताया था कि उसमें भाषा, शैली, अलंकार, छंद, शब्दावली, इसके अलावा जो भी मुहावरे, तत्सम शब्द, इस तरह की जो बातें आती है उनको हम इसके अंदर रखते हैं कि ये कविता में क्या क्या है। तो सबसे पहली शिल्प सौंदर्य का यहाँ बिंदु लिया गया कि भाषा इसकी कैसी है, साहित्यिक खड़ी बोली है, ठीक है, सरल भी है, सहज भी है और साहित्यिक खड़ी बोली है, ये हमने बताया। इस पूरे ये जो पद हमारे जो है इसके बारे में चर्चा हम कर रहे हैं। दूसरी बात है ये मुक्त छंद में है, यानी कोई छंद का प्रयोग नहीं किया है, यानी विशेष तौर से इनको शब्दों को जो लिखे गए हैं इनको किन्हीं नियमों में बांध कर नहीं लिखा है। तो छंद में लिखना नियमों में बांध कर लिखना होता है, तो ये स्वच्छंद है, ठीक है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि स्वच्छंद रचना है या छंद मुक्त कह दिया है। अगली बात इसमें कही है कि टेढ़ी फंसना, ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ आई है इसमें, एक तो है टेढ़ी फंसना, ये जो यहाँ पर आया है टेढ़ी फंसना, और एक है पेचीदा होना, ठीक है ना, ये देखिए पेचीदा होना है। तो ये मुहावरे हैं एक तरह से, टेढ़ी फंसना और पेचीदा होना, इन मुहावरों का प्रयोग भी इस काव्य को सुंदर बना रहा है। इसके अलावा साथ साथ, ठीक है ना, ये जो शब्द आया है यहाँ पर साथ साथ, ये जो साथ साथ शब्द आया है ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यानी जब दो शब्द एक जैसे योजक से जुड़कर एक जैसे आ जाएं साथ में तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, ठीक है। तो इस तरह से इससे पहले बंद का लिया। अब दूसरे का लेते हैं हम, दूसरे बंद का भाव और शिल्प सौंदर्य। दूसरा बंद पढ़ लेते हैं हम पहले पूरा ये। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, ये पूरा बंद लेते हैं हम। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला गया, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तो यहाँ पर जो भाव है, यानी इन पंक्तियों का भाव क्या है, कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि ने अभिव्यक्ति को बिना सोचे समझे उलझाने और कठिन बनाने को कर्तव्य कहा है। यानी हम जब अभिव्यक्त करते हैं, किसी बात को व्यक्त करते हैं, बताते हैं, उसको बिना सोचे समझे हम उलझाने लग जाते हैं, कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये एक प्रकार का हम कर्तव्य करते हैं, एक नाटक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद कवि ने भाषा को जितना शब्दों के जाल में उलझा कर कहा है, सुनने वाले को उतनी सुनने वाले के द्वारा उतनी शाबाशी मिलती हुई उसको लगी कि मुझे शायद शाबाशी दे रहे होंगे लोग, लेकिन वो खुद ही सोच रहा है, लोग चाहे दे ना दे, लेकिन वह सोचता है कि मैंने अगर इतने भारी भारी कठिन शब्दों का प्रयोग किया है तो वो शायद सोच रहे होंगे कि ये कितना जानकार, कितना ज्ञानी, कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ठीक है। शिल्प की बात करें, भाषा, क्योंकि देखिए पूरी कविता एक जैसी है तो भाषा पूरी कविता की एक जैसी आएगी, तो जब कोई भी बंद उस कविता का आ जाता है तो उसकी भाषा वैसी ही रहेगी, ठीक है। तो भाषा सबसे पहले साहित्यिक खड़ी बोली है, पिछले में भी हमने ये रखा था, और छंद भी वही आता है जो वहाँ डाला गया था। तो वह वाह में पुनरुक्ति प्रकाश है, पहले भी आपको बताया गया था कि जो शब्द इस तरह से बार बार आ जाता है वाह वाह, तो वहाँ पर क्या होगा, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति का मतलब होता है किसी शब्द का बार बार आना। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और लोकप्रिय उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब आप देखेंगे इसके अंदर उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक तो शब्द आया बेतरह, उसके बाद आया है कर्तव्य, ठीक है ना, ये देखिए कर्तव्य। कर्तव्य के बाद एक शब्द आया है तमाशबीन, ठीक है, ये देखिए तमाशबीन शब्द आया है। उसके बाद आता है साफ, ये शब्द उर्दू शब्द हैं, इनका प्रयोग किया गया। देखिए शब्दावली की बात आती है, शब्दावलियाँ कैसी है, उर्दू शब्दावली का केवल इसी के लिए बताया गया, उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और छंद मुक्त रचना है, ठीक है, यानी स्वच्छंद है ये रचना। तो ये इतने बंद का भाव और शिल्प था। अब अगले बंद को लेते हैं हम, तो उसके अंतर्गत हम पहले पढ़ते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव
बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझसे पसीना पहुँचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? तो ये दो यहाँ पर रखे गए हैं। इस पूरे बंद को हमने इसका भाव और शिल्प करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं कवि क्या कहना चाहते हैं इस बंद में, वो भाव होता है। तो भाव, कविता में भाषा की सहजता की बात कवि ने कही है कि भाषा सहज होनी चाहिए, हमारी सरल होनी चाहिए, और बताया गया है कि भाषा के सही प्रयोग के बिना वह अप्रभावी हो जाती है, यानी प्रभावहीन हो जाती है, कोई प्रभाव नहीं छोड़ती फिर वो। कवि ने भाषा के सहज प्रयोग की बात यहाँ पर कही है। उसके बाद हम बात करते हैं शिल्प की। इस बंद के शिल्प की बात करें तो वही शिल्प के अंदर वो 2-3 बातें तो खास वही रहेगी आपकी, ठीक है। एक तो जो भाषा है वो वही रहेगी, एक छंद जो है वो वही रहेगा। तो यहाँ पर जो बात कही गई है पहली पंक्ति में, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और छंद मुक्त रचना यानी स्वच्छंद रचना है ये। और एक चीज़ और आई है कि बात का मानवीकरण किया गया है। ये ध्यान दीजिएगा, मानवीकरण वहाँ होता है जैसे मनुष्य की तरह उसको काम करते हुए दिखाया जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया गया कि बात शरारती बच्चे की तरह खेल रही है, बात को खेलते हुए बताया गया है, ठीक है ना। तो ये देखिए मानवीकरण है। भाषा कह रही है हमें, भाषा बोल रही है, कि भाषा बोलती थोड़ी, भाषा कह रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, वहाँ यहाँ भी मानवीकरण है। तो मानवीकरण का प्रयोग किया गया है, मानवीकरण अलंकार है। उसके बाद कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह, ठीक है, कील की तरह और शरारती बच्चे की तरह। ये देखिए शरारती बच्चे की तरह और कील की तरह का मतलब हो गया समान। और जब समान शब्द का प्रयोग आता है तो वहाँ उपमा अलंकार होगा, यानी कील के समान और बच्चे के समान बात को बताया गया। तो कील की तरह और शरारती बच्चे की तरह, तो यहाँ उपमा अलंकार है। और जोर ज़बरदस्ती और पसीना पहुँचना, एक शब्द आया जोर ज़बरदस्ती, ठीक है ना। तो ये देखिएगा जोर ज़बरदस्ती यहाँ पर आया है, जोर ज़बरदस्ती। तो ये इस जय और जय की आवृत्ति है। देखिएगा ये जय है शब्द पहले शब्द में, और दूसरे लगातार जो दूसरा शब्द है उसमें भी जय से शुरुआत है। और अगला पसीना पहुँचते, ठीक है ना, ये पसीना पहुँचते यहाँ शब्द आया था, पसीना में पै, और उसके लगातार जो शब्द है पहुँचते में भी पै है। तो जब लगातार शब्द एक जैसे आ जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, पूरा शब्द एक जैसा नहीं है, लगातार जो अक्षर एक जैसे आए हैं, यानी पहले शब्द का दूसरे शब्द के पहले अक्षर एक जैसे आ गए, या आखिरी भी आ जाए, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, यानी जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है। ये वर्ण हैं, इनकी आवृत्ति जब हो गई, पुनरावृत्ति हो गई, तब यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, यहाँ अनुप्रास हुआ। तो ये इसका शिल्प हुआ। अब हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। आप लोग जब कविता पूरी समझ चुके हैं, भाव और शिल्प समझ चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ बातें रही नहीं हैं। अब प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही आएंगे, आपके अनायास ही आ जाएंगे, सहज रूप से आ जाएंगे। अब पहला प्रश्न एक बनता है, जैसे भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या मतलब है। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या मतलब है, ठीक है। आगे पीछे हो गया थोड़ा, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या मतलब है, ये जो प्रश्न है पहला। तो भाषा को सहूलियत से बरतने का मतलब है सीधी सरल सटीक भाषा का प्रयोग करना। यदि हम भाषा के चक्कर में उलझ जाते हैं तो वह अपने भावों को सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। यदि हम उलझ जाते हैं तो सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। भाषा को सहूलियत से बरतने का मतलब है सीधी सरल सटीक भाषा का प्रयोग करना, सही शब्दों का प्रयोग करना, उचित वाक्यों का प्रयोग करना, ठीक है। ये भाषा को सहूलियत से बरतना है। एक दूसरा प्रश्न बनता है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात टेढ़ी कैसे हो जाती है, ठीक है। ये प्रश्न बनता है, यानी बात और भाषा जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी कभी हम भाषा के चक्कर में उसको टेढ़ी कैसे कर देते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी कवि अपनी बात को बताने के लिए अपनी भाषा को ज़्यादा ही अलंकृत करना चाहते हैं। अलंकृत करने वाले कुछ ज़्यादा भारी शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, या शब्दों के चयन में उलझ जाते हैं, शब्दों का अच्छा चयन नहीं कर पाते हैं। तो भाषा के चक्कर में वे अपनी मूल बात को प्रकट ही नहीं कर पाते हैं। श्रोता या पाठक उनके शब्द जाल में उलझ के रह जाते हैं और सीधी बात टेढ़ी हो जाती है।
यानी सीधी बात टेढ़ी कब हो जाती है, जब जो वक्ता है, बोलने वाला है, वो क्या करता है, कठिन शब्दों का प्रयोग कर ले। ये शब्द चयन उसका ठीक नहीं है और वह सोचता है कि मैं और ज़्यादा अच्छे शब्दों का, भारी शब्दों का प्रयोग करूं तो शायद समझ में आ जाए, लेकिन इससे बात पेचीदा हो जाती है और ज़्यादा उलझ जाती है। एक और प्रश्न है, इसमें क्या करना है, आपको मिलान करना है, ठीक है ना। कथ्य और इधर कथ्य दिया गया है इस साइड में, ये जो क ख ग घ अंग लिखा हुआ है, यहाँ पर तथ्य दिए गए हैं और इधर इनकी विशेषता दी गई है। तो क्या ये विशेषता सही मिली हुई है? अगर नहीं मिली हुई है तो आपको इसको मिलाना है। तो ये गलत मिली हुई है सारी विशेषताएं, क के सामने जो लिखा हुआ है वो गलत है, ख के सामने, यानी इसका विशेषता नहीं है, इसका अर्थ नहीं दे रहा है वो। इधर बिंब और मुहावरे हैं, उनकी जो विशेषता वो, तो यहाँ पर उत्तर के रूप में हम इसको जानेंगे। सबसे पहले हमारी बात आई थी बात की चूड़ी मर जाना, इसका क्या मतलब हुआ, तो वो सही लिखना है, इनमें से छांट कर आपने लिखना है। तो इसको हम कह सकते हैं कि बात में कसावट का न होना। बात की चूड़ी मरने का मतलब होता है बात में कसावट का न होना। दूसरी बात है बात की पेंच खोलना। बात की पेंच खोलना, बात की पेंच खोलने का मतलब है बात को सहज और स्पष्ट करना, ठीक है। और तीसरा है बात को शरारती बच्चे की तरह, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। तो इसका होगा बात का पकड़ में नहीं आना, जैसे शरारती बच्चा पकड़ में नहीं आता है। उसके बाद है पेज को कील की तरह ठोक देना। तो कील की तरह पेज को ठोक देंगे, पेज वाली कील को जब सीधे कील की तरह ठोक देंगे तो वो क्या करेगी, प्रभावहीन हो जाएगी, असर नहीं करेगी, उसको निकाल सकते हैं हम सीधा का सीधा। बात का बन जाना, बात का बन जाना कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य, यानी बात और भाषा का सही मेलजोल हो जाना बात का बन जाना होता है। बात का बन जाना एक तरह से बात का समझ में आ जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मिलान करना भी हमने देखा यहाँ पर। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न किए, भाव और शिल्प सौंदर्य किया, और मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी कविता बड़े ध्यान से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।